स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। भारत स्वीडन के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से किया सम्मानित। भारतीय समुदाय ने भी पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य के जरिए किया स्वागत। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा बंगाली संस्कृति विश्व भर में है लोकप्रिय। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मिलियन माइंड्स टेक पार्क और क्रेमसिटी कैंपस का उद्घाटन। कहा भविष्य में एआई अर्थव्यवस्था को देगी मजबूती। चौदह दिन की सीबीआई हिरासत में नीट पेपर लीक के आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे दिल्ली की राव सेवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। बायोलॉजी पेपर लीक की साजिश में शामिल होने का आरोप। और पीएम मोदी की अपील के बाद एमआरसी का बड़ा फैसला। 18 मई से 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे संचालित करने का लिया बड़ा फैसला। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप और पश्चिम एशिया के 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन में हैं। स्वीडन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के साथ उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आंतरिक पुस्तिका में अपने विचारों को भी साझा किया। पीएम मोदी की इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक साझेदारी में बदलना, ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल इनोवेशन और रक्षा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप और पश्चिम एशिया के 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन में है। और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। स्वीडन में ये सम्मान मुख्यतः उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने स्वीडिश समाज, विज्ञान, कला, व्यापार या सार्वजनिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी को 31वां वैश्विक सम्मान यहां पर दिया गया। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री को शांति निकेतन मैसेंजर बैग, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि और मणिपुर की लोकतक चाय के साथ ही लद्दाख का बना मफलर भी भेंट किया। पीएम मोदी ने स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया को गॉन पेंटिंग और एक पुस्तक भेंट की। तो उपहारों का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीईओ जो हैं स्वीडन में, उनके साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। और ख़ास बात ये कि स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जब हम तकनीक को देखते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे में तमाम वहाँ की जो ये सीईओज़ हैं उनके साथ मुलाकात कहीं ना कहीं नए अवसरों को तो रेखांकित करती ही है, बल्कि भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहद ही गर्मजोशी के साथ हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। और इस दौरान स्वीडन के सीईओ से ये मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उनको हम देख सकते हैं। क्या कुछ बड़ा लाभ जो है वो खासा से मिल सकता है भारत को, और दोनों देशों में परस्पर सहयोग किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं मुद्दा रहता है कि कैसे जब विकास में साझेदार के तौर पर हम एक दूसरे को देखते हैं, उसमें जो बड़ी कंपनियां हैं या हम कह सकते हैं कि भारत ने जिस तरह का एक इकोसिस्टम तैयार किया है, तो वहाँ छोटी जो कंपनियां हैं उनको कैसे एक बड़ा बाजार हम मुहैया करा सकते हैं, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात है
स्वीडन के सीईओज़ के साथ वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही मुलाकात जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ नए अवसर जो हैं वो लाती हुई नज़र आएगी, बल्कि जब हम भारत के युवाओं की बात करते हैं, हम यहाँ पर वर्कफोर्स की बात करते हैं, युवा कार्यबल को देखते हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और लगातार हम यहाँ चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से भारत का जो युवा है वो ना सिर्फ आज के समय में जब हम देखते हैं रोज़गार सृजन की बात करते हैं, बल्कि कैसे दूसरे लोगों तक और रोज़गार के नए अवसर जो हैं वो हम उनका सृजन कर सकते हैं और ज़्यादा अवसर बढ़ा सकते हैं, इस पर एक फोकस रहता है। और स्वीडन की जो सीईओज़ हैं उनकी मुलाकात के बाद ज़ाहिर तौर पर इस दौरान जो खास बातचीत प्रधानमंत्री की हुई होगी वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत और स्वीडन बेहतरी के लिए, परस्पर सहयोग के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। खासतौर से द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात की जाए, कैसे इनको और ज़्यादा मजबूती दी जा सकती है, अलग अलग वो तमाम क्षेत्र जहाँ पर अनेक अवसर अभी हैं, तमाम संभावनाएं हैं, कैसे और ज़्यादा वहाँ पर एक सकारात्मक स्थिति जो है हमें नज़र आ सकती है और कैसे हम उनको सार्थक कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि स्वीडन की भी अगर बात की जाए तो दोनों देशों को इसका लाभ होता हुआ यहाँ नज़र आ सके। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात स्वीडन के जो सीईओज़ हैं उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से जब हम देखते हैं क्या कुछ खास स्थिति और जो निवेश स्वीडन का नज़र आता है भारत में, स्वीडन की जो कंपनियां हैं वो कैसे बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करती हुई नज़र आती हैं, उसकी बानगी यहाँ भी हमें देखने को मिली। और कैसे आने वाले समय में इसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे एक बेहतर भविष्य जो है वो ना सिर्फ विकास के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से अगर बात की जाए वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसको लेकर ज़ाहिर तौर पर एक सार्थक बातचीत जो है वो यहाँ पर हुई होगी। और साथ ही आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन यात्रा के दौरान वहाँ पहुँचे थे तो बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के होटल पहुँचने से पहले ही उनके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े तमाम जो भीड़ थी, प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने गॉथेनबर्ग की सड़कों पर तालियों और नारों से उनका स्वागत किया। इस दौरान स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन भी उनके साथ लगातार हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में मौजूद नजर आए हैं। और खासतौर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जमा हुई भीड़ का बड़ी संख्या में उन्होंने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। साथ ही पीएम मोदी जब होटल के अंदर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अभिनंदन किया। और मोदी की जो गूंज है वो आप देख सकते हैं, हर आयु वर्ग में जो उनकी लोकप्रियता है, छोटे बच्चे हों, युवा हों, हर कोई उनसे मिलने के लिए आतुर नजर आया। और इस दौरान बंगाल की सांस्कृतिक छटा के साथ ही वैष्णो जन का भजन और भरतनाट्यम और ऑर्केस्ट्रा की धुन ने पीएम मोदी को भी काफी प्रभावित किया। और प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वहां एक भव्य ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति भी हुई। इसमें भारत स्वीडन संबंधों को की जो भावना है वो बेहद रचनात्मक ढंग से नजर आई। तो एक सुंदर प्रस्तुति जो ऑर्केस्ट्रा की है वो हमें यहाँ देखने को मिली प्रधानमंत्री के स्वागत में। और इसमें हम देख सकते हैं ना सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग बल्कि जो स्वीडिश नागरिक हैं वो भी यहाँ पर नज़र आए। और यही एक बेहतर समन्वय, बेहतर सहयोग आज नज़र आता है भारत स्वीडन का। फिलहाल
ये अगर देखा जाए एक बेहद ही भव्य प्रस्तुति ऑर्केस्ट्रा की हमें देखने को मिली। खासतौर से अगर देखा जाए इंस्ट्रूमेंट के साथ, वायलिन के साथ ये जो प्रस्तुति दी गई और अलग अलग वाद्य यंत्र आप देख सकते हैं इसमें ज़रूर देखे जा सकते हैं, लेकिन एक बेहद ही सुंदर प्रस्तुति जिसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी भी इससे प्रभावित हुए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए हम देख सकते हैं तस्वीरों में। भारी संख्या में ना सिर्फ जो भारतीय समुदाय था वहाँ पहुँचा, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक भी हमने देखी। तो स्वीडिश संस्कृति की अगर बात की जाए वो भी उसकी झलक जो है वहाँ नज़र आई, और कैसे भारत के साथ एक बेहतर तालमेल जो है वो हम कह सकते हैं कि देखने को मिला इस दौरान। आप भी इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं मनमोहक धुन ऑर्केस्ट्रा की जिसकी प्रस्तुति दी गई प्रधानमंत्री के स्वागत के समय पर। और आपको बता दें पीएम के स्वागत में स्वीडिश छात्रों ने भरतनाट्यम भी प्रस्तुत किया। ये भारतीय शास्त्रीय कला के साथ बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को भी दिखाता है। धड़ंग कुतक दी कुतक तदिंगी न तो तटी कुठी कुतक था डी कुतक कुतर कुतक धड़ंग कुतक तक दी कुतक ते डी कुतक कुतर कुतक धड़ंग कुतक तटी कुठी कुता डी कुता तक डी कुते डी कुते तटी कुठी कुतक डी कुता डी कुता दिता ती दिते ती दिते ती दिते ता और खासतौर से प्रधानमंत्री के अभिनंदन में आपको बता दें वैष्णो जन तो भजन की भी भावपूर्ण प्रस्तुति इस दौरान हमें देखने को मिली। और इसके साथ ही आपको बता दें इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और स्वीडन में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन की प्रस्तुति को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो फुटेज भी साझा करते हुए लिखा कि बंगाली संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और स्वीडन भी इससे अलग नहीं है। सामुदायिक स्वागत समारोह के दौरान, जिसमें प्रधानमंत्री क्रिस्टसन भी उपस्थित थे, शानदार बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिली।
तो भव्य स्वागत जो है वो हमने यहाँ देखा और उसका कहीं ना कहीं जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप पश्चिम एशिया के 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन में है और ख़ासतौर से जब वो गोथेनबर्ग के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर उनका किस तरीके से स्वागत हुआ और इसके साथ ही वहां पर हमने देखा प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। और ये स्वागत सम्मान सिर्फ हवाई अड्डे पर नहीं बल्कि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक स्वीडन की सरकार ने उनके विमान के अपनी सीमा में पहुंचते ही ग्रिपेन फाइटर जेट विमान से उनकी अगवानी भी की। इससे पहले यूएई की सरकार ने भी पीएम मोदी के विमान की अगवानी F-16 लड़ाकू विमान से की थी। यानी प्रधानमंत्री के जहाज़ को यहाँ पर ग्रिपेन फाइटर जेट जो हैं वो एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए थे। जैसे ही स्वीडन के एयर स्पेस में प्रधानमंत्री का जहाज़ पहुंचा उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक सम्मान जो है वो दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यूएई में भी हमने देखा था F-16 लड़ाकू विमान से प्रधानमंत्री के जहाज़ को किस तरीके से एस्कॉर्ट किया गया था उनके एयर स्पेस में आते ही। और ये एक नई डेफिनेशन के तौर पर देखा जाता है। ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और किस तरीके से उनका जो सम्मान है वो किया जा रहा है। ना सिर्फ आसमान की बुलंदियों की हम बात करें या बल्कि जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचे वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन की यात्रा कर रहे हैं। भारत और स्वीडन के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में गुस्ताफ वेपन सिस्टम के निर्माण के लिए प्लांट भी बनाया जा रहा है। आखिर क्यों है ये संबंध खास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 मई तक अपने स्वीडन यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग का भी दौरा करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी में रक्षा और सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। स्वीडन का रक्षा उद्योग तकनीकी नवाचार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। साब एक प्रमुख स्वीडिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसने भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया है। साब भारत में निर्माण के लिए 100% FDI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली ग्लोबल डिफेंस कंपनी है। 2024 में साब ने भारत में कंधे पर रखकर दागे जाने वाले वेपन सिस्टम कार्ल गुस्ताफ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी। नई कंपनी साब FFVO इंडिया द्वारा संचालित यह प्लांट हरियाणा के झज्जर में बन रहा है। Today, when we do the groundbreaking and thereby really embark on this new journey, interesting, challenging, we demonstrate our commitment as Saab to India, to make in India, to self-reliant India, and that we want to be a part of India going forward. यह स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। भारतीय सेना 1970 के दशक से कार्ल गुस्ताफ प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। यह प्लांट न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कार्ल गुस्ताफ M4 बनाएगा बल्कि दुनिया भर में इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले देशों के लिए इसके पुर्जों का निर्यात भी करेगा। इससे भारत को रक्षा निर्माण का ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की एक और बड़ी पहचान माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 31 पहुंच गई है। देखते हैं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर यह खास रिपोर्ट।
1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदार की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजरायल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया के अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका के मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रही ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस सम्मान के साथ ही किस तरीके से भारत की भूमिका जो है हम कह सकते हैं और मजबूत होती हुई नजर आती है वैश्विक स्तर पर। और इस पर और चर्चा के लिए आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जो हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, समझना चाहूँगा आपसे, जब हम भारत की बात करते हैं और जिस तरीके से 31वां वैश्विक सम्मान, अगर इससे हम शुरुआत करें, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कैसे ये एक, अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर भी एक संदेश देता है, ये बताता है कि भारत की जो भूमिका है, भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो ख्याति है, उसकी जो लोकप्रियता है, वो सीमित नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है, बल्कि कैसे लगातार भारत यहाँ पर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं तो इस बात को हमेशा विश्वास किया हूँ कि ये इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की जो आइडेंटिटी है, इंडिया का जो एक अप्रोच है दुनिया को लेकर के, और उसको मैं कहता हूँ कि यही एक कन्वर्सेशनल चेंज है। रिस्ट्रक्चरिंग किया है इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स को। जो पॉलिटिक्स ब्लॉक में बटी थी, जो पोलराइजेशन आज भी है, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज में भी ट्रैप में है, जो कंट्री, छोटे छोटे कंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी अलाइनमेंट में हैं, उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में रहती है, तो ग्रेट पावर कंपटीशन चरम पे। उस बीच में, उसके नज़र में आप देखिए कि हिंदुस्तान का एक अपना नज़रिया है जिसको दुनिया आदर्श कहती थी, आइडियलिज्म कहती थी, ये पॉलिटिक्स के हिंदुस्तान के नज़रिए को भारत ने कहा कि इस आदर्श के पीछे यथार्थ छिपा है। यथार्थ ये है कि ये जो सम्मान है, ये भारत की उभरती हुई ताकत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो डिप्लोमेसी की जो नई परिभाषा उन्होंने दिया कि वहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ साथ वहाँ के जो कल्चरल जो रीच आउट उन्होंने किया, डायस्पोरा से मिले, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो म्यूजिशियंस हैं,
वहाँ के जो सॉफ्ट पावर स्किल्स को जो बढ़ाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है ये एक नई व्याख्या, एक नई इंटरप्रिटेशन है विदेश नीति में। जो एक ब्लॉक में होती थी, बंद कमरों पर टेबल पर जो फॉरेन पॉलिसी बनती थी, आज वो आप देखिए कि उन्होंने मास लेवल पर ले गए। मुझे याद है जब G23 भारत में होस्ट किया था, हिंदुस्तान के कई जिलों में उसके पहले पूरा एक्सरसाइज किया गया, लोग जानने लगे G23 क्या होता है, G20 क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच है, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं, भारत मान कर चलता है कि दुनिया आज बहुत इंटरकनेक्टेड है। एक हलचल, दुनिया के किसी कोने की एक हलचल वो भारत नहीं पूरी दुनिया के हर कोने पर पहुंचती है। जहां पर ज्योग्राफी आज के डेट में बाउंड्री नहीं है, ज्योग्राफी की कोई भूमिका नहीं रह गई है इस पूरे वर्चुअल लैंडस्केप पर। उस वक्त में भारत का ये कहना कि सर्वे संतु निरामया, तो ये जो भौगोलिक से ऊपर जाकर के ट्रांसेंडेंटल, उससे ऊपर उठ करके भारत की फिलॉसफी में पहले से रहा है। लेकिन इस फिलॉसफी को दुनिया ने, स्पेशली यूरोसेंट्रिक ऑर्डर ने कहा कि ये यथार्थ नहीं है। आज यही यथार्थ लगने लगा दुनिया को कि आखिर जब ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस अपने रिलेवेंस को खोते जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बची है जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, यूएनओ से लेकर के IMF, वर्ल्ड बैंक से लेकर के, इस पूरे ऑर्डर में, इस पूरे डिक्लाइन ऑर्डर में भारत एक वकालत जो करता है इस बात की कि समावेशी होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर संदीप, अगर देखा जाए, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं, जो लीडिंग स्वीडिश CEOs के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि वो भरोसा दिलाना, और क्योंकि उसी भरोसे पर लगातार हम देख पा रहे हैं आज दुनिया जो है कहीं ना कहीं भारत की तरफ उसका ध्यान आकर्षित है। फिर चाहे हम समाधान की बात करें, सोल्यूशंस की बात की जाए या स्किल की बात करें, तो यहाँ भी हम मान सकते हैं एक सार्थक बातचीत जो है जाहिर तौर पर हमें देखने को मिली है। अब बिल्कुल देखिए, इसकी भी शुरुआत भारत ने की थी। मैंने बताया कि 2019 में स्वीडन के साथ मिलकर के लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, दोनों ने किया। 2018 में जो यात्रा हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वीडन की, मैंने कहा कि वो एक गेटवे था, और भारत स्वीडन को गेटवे मानता है नॉर्डिक रीजन में। तो वहाँ से स्टार्ट हुई यात्रा 2018 से 19 में इसकी स्थापना होती है। 22 में मैंने कहा कि 22 में जब वहाँ पर मिस्र में COP28 की बैठक हुई, तो वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की, जो अभी आप कह रहे हैं कि जो बिजनेस लीडर्स हैं, CEOs हैं, वो जब मिलते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि सारे इकोनॉमिक लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर हैं, तो इसकी जरूरत भारत को है। आज आपने भी दिखाया झज्जर में जो हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, डिफेंस में मैंने आपको यूपी की बात बताई थी कि यूपी के कई जिलों को डिफेंस कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और इस तरह की यात्राएं जो हैं उसका आधार तैयार करती हैं। भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत की बिल्कुल आपको रोकना चाहिए तौर से अगर बात की जाए यहाँ पर जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी, Swedish companies have been present in India for well over 100 years, creating jobs, creating growth, creating friendship. Today, some 300 Swedish companies operate in India, many of them with their own production capabilities. And this relationship is growing as Indian companies also increasingly invest here in Sweden. Actually, slightly more than 10 years ago, I myself, together with my Indian counterpart at the time, we signed the first Sweden-India Social Security Agreement in New Delhi, with the explicit aim to promote corporate and professional ties between our two countries. That might have helped. Today, the 80,000 plus Indian diaspora here in Sweden makes a significant contribution to our economy and our society, not least bringing much needed skills in high-tech sectors across Sweden.
The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas shaping the future: innovation, emerging technologies, AI, space, and geospatial technology, along with the green transition, of course. As for concrete outcomes of today's meetings, first, we have agreed to launch a joint innovation partnership 2.0 and to set up a joint center for science and technology to connect academic institutions in both countries. Second, we will enhance our political dialogue on security and defense-related matters, including through a dialogue between our country's national security advisors. Third, we launch a third phase of the Leadership Group for Industry Transition, called Lead It, which is proudly co-chaired by Sweden and India. Through Lead It, we will continue to drive this global movement for accelerating the green transition of heavy industry. And fourth, the sky is not the limit for the Sweden-India partnership. Instead, we both share an ambition to scale up our cooperation on space. Your space program has seen some exceptional achievements in the past few years, including the successful lunar landing in 2023. We don't have exactly that ambition yet. But Sweden too is a space nation with unique European capabilities, not least through the Esrange Space Center in the most northern part of Sweden. Actually, the only one on continental European Union soil. Esrange provides international partners with ground network and rocket test services. My government invests heavily in the development of orbital launch capability for defense purposes at Esrange. Our bilateral space cooperation has been ongoing for a long time. India's Space Research Organization and Sweden's National Space Agency have joined forces since the 1980s. Now I see great scope for India and Sweden to pursue enhanced cooperation in this area, and I'm very pleased that our two space organizations have signed an MOU to collaborate on an instrument that will be part of the Venus Orbiter mission. So Sweden is proud to be on our way to Venus together with India. On trade, finally, we have a joint ambition to double our bilateral trade and investments within 5 years. With current speed, I actually believe it could become reality even sooner. The decisive conclusion of the India-EU Free Trade Agreement is largely due to the foresight, the determination and the personal leadership of Prime Minister Modi and President von der Leyen. Thank you both very, very much. Sweden is a pretty small country, but also a pretty big trading nation. Thanks to the two of you, great opportunity lies before us. This deal on free trade is estimated to create some 23,000 new jobs in Sweden, with more than 6,000 of them here in the Gothenburg region. But I regard this free trade agreement not as the end of the road, but the beginning of a new journey. Sweden, together with India and with our European friends, is very committed to make sure this partnership lives up to its true potential. Very finally, in this unpredictable and sometimes dangerous world, the EU and India are partners that promote stability and prosperity.
Or as you, President von der Leyen, stated in your landmark address in New Delhi last year, if we get it right, the Europe-India relationship could be one of the defining partnerships of the century. And I very much agree on that. And, Prime Minister Modi, I know the year 2047 holds a special meaning in India, since it marks the 100-year anniversary of the birth of the Republic. And you have laid out a clear vision for this occasion, Viksit Bharat. Sweden and the entire European Union will be India's partners on this journey, all the way to 2047 and beyond. Thank you so much. Please. Thank you very much, Prime Minister Christensen. Dear Ulf, thank you for inviting me to join you here in beautiful Gothenburg, one of the Nordic region's great trading and industrial hubs. And please allow me to join you in extending the warmest of European greetings and welcomes to you, Prime Minister Modi, dear Narendra. It has only been a few months since you hosted me in New Delhi for our groundbreaking EU-India summit. We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to 1/4 of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat. And in doing so, creating jobs and prosperity for our people. There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed. I'm also pleased to announce that we will mark this moment with a large-scale business event for European and Indian companies. And the aim is simple. We want to give business the information and guidance they need to start benefiting from the deal from day one on. But trade is only half of the equation. Our next step must be to deliver an investment agreement. And this is the missing piece of the puzzle in our reinforced economic cooperation, especially in a world where supply chains are being reshaped and economic security challenges us as never before. Deepening our investment ties will help us to de-risk and to diversify. Basically, one can say the trade agreement opened the door. An investment agreement walks us through this door. And from the foundation, member states like Sweden can build stronger bilateral ties with India. Your new strategic partnership you just mentioned, dear Ulf, is proof of this. And this is exactly how it should be. The commitment to double economic exchange between two countries in the next 5 years, that is the ambition that Europe needs. I hope that other member states will follow Sweden's good example. In January, we not only signed the mother of all deals, we also moved closer on security and defense, on which we signed our partnership. And with the first EU-India security and defense dialogue in New Delhi, we continue to deepen the cooperation, particularly on maritime security, where we will hold joint EU-India naval exercises. We will also work together in countering cyber threats, protecting our critical infrastructure, and by generally increasing our information sharing. Our cooperation can help bring stability to an unstable world and provide security to our citizens. Prime Ministers, dear Ulf, dear Narendra, today you have talked about the importance of working together in the emerging technology space.
Our EU-India Trade and Technology Council is already showing the way forward. Under its umbrella, we are aligning our AI governance. We're working together on semiconductors. We're strengthening the resilience of our supply chains, and we are ensuring interoperability between our digital systems. We will discuss these topics at the next meeting in July. And as you said, Ulf, we are shooting for the stars as we work to explore new frontiers in our EU-India space dialogue. And again, Sweden is showing the way as the home of mainland Europe's only space base. And India is already shooting for the moon with your successful landing there. Our work together in space will help strengthen not only our security, but of course also our prosperity. All in all, this dynamic new era in EU-India relations opens historic opportunities, and we are determined to seize them. Many thanks. Thank you so much, Ursula. Please, Prime Minister. Your Excellency, Prime Minister Krishna, Your Excellency Ursula जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कृष्ण से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उर्सुला जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है। फ्रेंड्स, भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एआई, हेल्थ टेक और ग्रीन मोबिलिटी जैसे हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस वर्ष भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में स्वीडन से एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन ने भाग लिया। हम स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए
हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी भारत और स्वीडन की सोच में स्ट्रांग कन्वर्जेंस है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी हमारा साझा ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर बल दे रहे हैं। आज हमने इसके तीसरे चरण पर काम करने का निर्णय लिया। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। हम स्वीडन की टेक्नोलॉजी और भारत के स्केल को मिलाकर पूरे विश्व के लिए क्लाइमेट सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। भारत और स्वीडन का आर्कटिक रीजन पर सहयोग वैश्विक क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, उर्सला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और इनोवेशन में हम मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और यूरोप के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। एक्सेलेंसीज, आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से भारत स्वीडन और भारत यूरोप की साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हम मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so much. Thank you, both of you. Thank you. Thank you. I think we are supposed to go that direction for the flags. I think so. Yes. Yeah, please. तो तमाम बड़ी बातें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहीं बताया कि किस तरीके से एक बेहतर समन्वय जो है, बेहतर सहयोग जो है वो नज़र आता है। फिर चाहे इनोवेशन की हम बात करें, कैसे वो विकास का माध्यम उसको हम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की जाए उसको एक जिम्मेदारी मानते हैं, और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही वो आपको एक बार फिर यहाँ बता देते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्वीडन पीएम का जो आभार है वो भी व्यक्त किया, जिस तरीके से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया था, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कैसे अब दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और महत्वपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस का, जो कि जिससे उन्हें सम्मानित किया गया है। 31वां वैश्विक सम्मान ये प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो कि उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वीडन संबंधों को अगर देखा जाए तो एक मजबूत आधार यहाँ पर हमें मिला है, और यही आधार जो है भविष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि लोकतंत्र हमारी ताकत है और इनोवेशन को कैसे हम विकास का माध्यम बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे हर क्षेत्र में भारत और स्वीडन का जो सहयोग है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, और पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक समाधान के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि रक्षा और तकनीक पर हम अब और आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात यहाँ कही गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने जिक्र किया एआई क्षेत्र का भी कि वहाँ पर भी अब जो भागीदारी है, दोनों देशों की साझेदारी जो है वो और बढ़ती नजर आएगी। एआई के क्षेत्र में हम दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई समिट में जो स्वीडन है उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। करीब 80 जो कंपनी हैं वो हमने देखा था एआई समिट में पहुंची थी स्वीडन से। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया ग्रीन हाइड्रोजन का, कैसे उस पर भी बड़े पैमाने पर जो काम है वो जारी है, और ग्रीन मोबिलिटी का भी प्रधानमंत्री ने हमने देखा अपने संबोधन में यहाँ जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने जिक्र किया खासतौर से इंडिया EU FTA को लेकर। उन्होंने बताया कि कैसे अब भारत और यूरोपियन यूनियन के जो संबंध हैं वो नई ऊंचाई पर हमें पहुँचते हुए नजर आएंगे, और खासतौर से यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उनका भी उन्होंने यहाँ धन्यवाद दिया था। उन्होंने बताया कि रक्षा के क्षेत्र में हमारा जो सहयोग है वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए करीबी सहयोगी का विशेष इसमें महत्व है, और आपको बता दें इंडिया EU FTA जो है उसकी वजह से नए अवसर निकले हैं। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया और बताया कि आतंकवाद कैसे पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है, और भारत लगातार शांति, सुरक्षा और समृद्धि की बात करता है। और उन्होंने इसके साथ ही जिक्र किया पहलगाम आतंकी हमले का, जहां पर स्वीडन की तरफ से भारत को सहयोग मिला था। जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जवाबी मोर्चा यहाँ पर दिखाया था। वहीं वैश्विक शांति की अगर बात की जाए तो उस लिहाज से भारत और स्वीडन दोनों इसके लिए योगदान देते नजर आएंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही, और जो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कैसे उन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से तमाम ये जो बड़ी बातें रही हैं, प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया है, शांति, सुरक्षा और समृद्धि, यानी कहीं ना कहीं विश्व को अगर एक संदेश अगर हम दे सकते हैं तो वो यहाँ पर नज़र आता है। ना सिर्फ संदेश बल्कि एक समाधान के तौर पर हम देख सकते हैं। और साथ ही हमने देखा किस तरीके से स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बताया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जाए या थर्ड फेज हम लीडरशिप की बात करें, कैसे ये जो साझेदारी है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ज़्यादा वृहद होती नज़र आ रही है। और वहीं जब हम बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट की यानी उर्सुला वॉन डर लेयन की अगर बात की जाए, उन्होंने जिक्र किया मदर ऑफ ऑल डील यानी इंडिया EU FTA की बात की जाए, कैसे इसके ज़रिए लगातार और ज़्यादा मजबूती जो है वो संबंधों को मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि लीडिंग स्वीडन CEOs हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और साथ ही एक ग्रुप फोटो भी हमें यहाँ देखने को मिला। जाहिर तौर पर बात की गई कि कैसे तमाम जो अवसर हैं, संभावनाएं हैं भारत में, कैसे उनको और बेहतर तरीके से हम स्केल अप कर सकते हैं। और जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया कि जब हम स्वीडन की बात करते हैं तो यहाँ पे
और ज़्यादा स्केल और स्किल जो है भारत के साथ मिलकर हम और बेहतर तरीके से विकास को गति देते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले आप देख सकते हैं जो मुलाकात हुई है यहाँ पर अग्रणी कंपनियों के जो CEOs हैं यहाँ पर, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। स्वीडन की तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत, लेकिन उससे पहले और किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ किया गया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया एक्स पर पोस्ट करके भी, कि जब हम बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं वो लगातार हमें यहाँ देखने को मिलती है, और उसकी ही झलक हमने यहाँ पर देखी जब भव्य रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए यहाँ हम अलग अलग तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये महत्वपूर्ण यात्रा, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की हैं, और इस यात्रा में और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण जो मुलाकात हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किस तरीके से बातचीत करेंगे, अगर बात की जाए ख़ासतौर से यहाँ पर यूरोपियन राउंड टेबल की अगर बात हम करें, इंडस्ट्रीज़ की ERT यानी एंगेजमेंट विद यूरोपियन राउंड टेबल, वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। और उसमें प्रधानमंत्री का संबोधन, कैसे भारत ना सिर्फ निवेश के लिहाज से बल्कि अगर देखा जाए भरोसे का दूसरा नाम, और आज यही वजह है कि हर कोई भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक आकर्षण नज़र आता है। भारत इस समूचे विश्व में ध्रुव तारे के समान चमकता हुआ, और उसी में क्या और कुछ बेहतर हम कर सकते हैं, इसी प्रयास में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नज़र आते हैं। और ये तमाम बड़ी बातें जो हैं उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी कही, और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां उन्होंने मुलाकात की, और साथ ही साथ किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, ना सिर्फ जब वो वहां पर पहुंचे बल्कि होटल के अंदर भी, बल्कि अगर कहा जाए भारत की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति जो है, उसकी झलक हमने वहाँ देखी। लेकिन ख़ास बात ये रही कि जो स्वीडिश नागरिक थे वो भी उसमें शामिल थे। फिर चाहे वैष्णो जन की हम बात करें, जो कि एक स्वीडिश नागरिक ने वहाँ पर गाया था, ऑर्केस्ट्रा की बात की जाए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं, कैसे हम जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, ग्रीन मोबिलिटी की बात की जाती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। डिफेंस और सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, कैसे इसके ज़रिए देश में जो विकास की बयार है वो बहती नज़र आ सकती है। साथ ही डिजिटल टेक की जब बात की जाए, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसको लेकर लगातार भारत और भारत का जो DPI मॉडल की हम बात करते हैं, भारत ने खुले तौर पर कहा कि कोई भी जो देश है इसको अपना सकता है। और आज हम देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग देशों में भारत के UPI की भी अगर बात की जाए वो इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इन सब में खास बात अगर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया EU FTA जो है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत का FTA हुआ, वो नज़र आता है। और साथ ही हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री को यहाँ पर जो 31वां वैश्विक सम्मान है उससे भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और लगातार भारत की जो प्रतिष्ठा है हर भारतीय नागरिक के लिए हम कह सकते हैं एक गौरव का पल है, गर्व का पल ये है कि आज भारत की भूमिका जो है, भारत की लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो पिछला एक दशक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो योगदान है हमें नज़र आता है। कैसे भारत और स्वीडन जो हैं दोनों मिलकर परस्पर सहयोग के चलते अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा था जो स्वीडन के PM थे, उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ एक बेहतर समन्वय जो है, एक सहयोग जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। खासतौर से स्पेस के क्षेत्र में उन्होंने जिक्र किया कि भारत जो कि चंद्रमा पर पहुंच चुका है, लेकिन अब और किस तरीके से तमाम जो संभावनाएं हैं वो और सार्थक होती हुए नजर आएंगी। प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया था जो हमारा खासतौर से स्टार्टअप सिस्टम है उसका भी, और जब ये स्टार्टअप सिस्टम एक स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास है तो कैसे ये टेक्नोलॉजी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, जो मेल होगा, कैसे वो विकास को और ज़्यादा रफ्तार देता हुआ नज़र आएगा, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ासतौर से स्वीडन के सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग बातें यहाँ कही हैं, और कई ऐसे अहम मुद्दे जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं, यानी जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा भारत लगातार शांति की बात करता है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि अलग अलग अगर परिस्थितियों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से भू राजनीतिक तनाव की बात की जाए या वैश्विक अनिश्चितताओं को जब हम देखते हैं, ऐसे में भारत लगातार शांति का जो अपना पक्ष है वो रखता आया है। और ये बात लगातार हर देश के सामने भारत ने हर मंच से कही है कि जो बातचीत के ज़रिए
कहीं ना कहीं समाधान जो है वो हमें मिल सकता है। और जब हम देखते हैं यही जो डिप्लोमेसी यानी डायलॉग और डिप्लोमेसी को जब हम देखते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होती नज़र आती है, क्योंकि इसके ज़रिए जो आउटकम है वो हमने आते हुए देखे हैं। और यहाँ पर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन में मौजूद हैं, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो एक खास बातचीत रही है, फिर चाहे द्विपक्षीय वार्ता की हम बात करें या इसके साथ साथ वहाँ पर उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया और उन्हें 31वां वहाँ पर हमने देखा वैश्विक सम्मान जो है वो मिला। ये अपने आप में बताता हुआ कि भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और ये भारत ना सिर्फ आगे की बात करता है, बड़े सपने देखता है, बल्कि कैसे उन बड़े सपनों को सच हम कर सकते हैं, इसके लिए लगातार काम करता हुआ नजर आता है। तो ये खास बातें लगातार आपको हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी हुई। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कैसे जो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अपने संबोधन में हमने देखा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनकी जो कंपनीज़ हैं यानी स्वीडन की जो कंपनीज़ हैं भारत में लगातार निवेश कर रही हैं और वो निवेश अलग अलग जगह हम देख सकते हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए ना सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक विकास जो है वो होता हुआ नज़र आता है। साथ ही उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर यानी जो भारतीय समुदाय है उसके सपोर्ट का भी जिक्र किया, उसके सहयोग का जिक्र किया कि कैसे स्वीडन की जो एक ग्रोथ है वहाँ पर उनका योगदान उन्हें उसमें नज़र आता है भारतीय समुदाय का, और ये बेहद ज़रूरी। साथ ही भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इसको और आगे स्तर तक हम ले जाएंगे, कैसे इसको लगातार आगे हम बढ़ा रहे हैं। और जो खास बिंदु रहे इस बातचीत के द्विपक्षीय वार्ता के, जिसमें इनोवेशन की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए और साथ ही ग्रीन ट्रांजिशन की बात की जाए, ये तमाम बड़ी बातें हमने देखा जो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। और साथ ही बताया कि कैसे जो अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सहयोग जो है वो नज़र आएगा। प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, स्टार्टअप के माध्यम से कैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम इसको देख सकते हैं। और खासतौर से आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रमुख सीईओ के एक समूह से जो मुलाकात की, वहां हमने देखा भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्ष 2025 की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। साथ ही भारत में 280 से अधिक करीब 300 स्वीडिश कंपनियाँ हैं और स्वीडन की जब हम बात करते हैं तो 75 से अधिक भारतीय कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। और हमने देखा कि कैसे स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है अगले 5 वर्षों में हमें उसको डबल करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी यहाँ पर जताई, जो भारत का लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसमें कैसे ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि स्वीडन जो है कैसे एक सहयोगी के तौर पर खड़ा हुआ हमें नज़र आएगा। और ये तमाम सहयोग हैं जिसके चलते हम देखेंगे कैसे भारत लगातार आगे बढ़ता है। और यहाँ पर भारत के जब हम स्पेस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसका भी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की, क्योंकि चंद्रयान 2 की अगर बात की जाए इसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अब अलग अलग जो मिशन हैं हमारे कैसे वो यहाँ पर और उनमें महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ सहयोग यहाँ पर स्वीडन की तरफ से हमें मिलेगा। और खासतौर से उर्सुला वॉन डर लेyen की अगर बात की जाए, उन्होंने भी इस बात पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको रेखांकित किया था कि अंतरिक्ष क्षेत्र की बात की जाए या तमाम वो क्षेत्र जहाँ पर भारत में अपार संभावनाएं हैं, भारत लगातार इसमें और आगे बढ़ता नजर आ रहा है। रोजगार की बात की जाए, आर्थिक विकास की बात की जाए, और ये वो बातचीत है जो कि सार्थक होती नज़र आती है। ज़मीनी धरातल की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अगर इंडिया UFTA है जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, ये सिर्फ साइन हुआ कोई कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि कैसे इसके चलते जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेगा। और उसके लिए अलग अलग स्तर पर जो बातचीत है वो लगातार हम देखते हैं कैसे इसके ज़रिए ना सिर्फ भारत बल्कि अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन में जो देश शामिल हैं उनको बड़ा लाभ जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर एक अगर देखा जाए प्रधानमंत्री ने इस बात को भी इस पर भी प्रकाश डाला कि जब हम सप्लाई चेन में रेजिलियंस की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस लिहाज से जो यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, EFTA की बात की जाए, इंडिया UK की हम बात करें, ये FTA जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी की वजह से अगर देखा जाए जो भारत की अर्थव्यवस्था है और मजबूत होती हुई हमें नज़र आती है, लाखों की तादाद में जो रोज़गार है वो हमें यहाँ नज़र आता है। और उसी कड़ी में जैसा हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो स्वीडन के CEOs थे, जो लीडिंग कंपनीज़ के CEOs थे, उनसे मुलाकात भी की। जाहिर तौर पर ये बातचीत में इस बात की चर्चा की गई होगी, सार्थक चर्चा हुई होगी कि कैसे भारत में निवेश को बढ़ाया जा सकता है, कैसे तमाम उन अवसरों को हम और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं और कैसे भारत के युवाओं के लिए और ज़्यादा जो अवसर हैं
उनको हम उनका सृजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया था कि भारत के जो युवा हैं उनकी स्किल की अगर बात की जाए, भारत जिस स्केल पर है आज, वहाँ पर वो उतनी महत्वपूर्ण स्किल और साथ ही जब वहाँ पर तकनीक की मदद मिलेगी, क्योंकि AI समिट में हमने देखा था करीब 80 के आसपास जो स्वीडन की कंपनियां थीं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये साझेदारी जो है सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य में जिस तकनीक की आवश्यकता है, जो हम AI का भविष्य कह रहे हैं, जो फ्यूचर में किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक नई दिशा यहाँ पर अब हमें मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसका जिक्र ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से जो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका जिक्र किया, और साथ ही साथ अगर देखा जाए यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। और ये महत्वपूर्ण साझेदारी जो है वैश्विक मंच पर पूरे विश्व के सामने कहीं ना कहीं एक नज़ीर भी पेश करती है, एक संदेश भी देती है कि कैसे भारत आज के समय में मजबूत हो रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ना सिर्फ यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन और साथ ही स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर की गई है, एक सार्थक बातचीत इसलिए क्योंकि इस बातचीत के मायने काफ़ी अहम हो जाते हैं, जिसका जिक्र हमने देखा था उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने संबोधन में भी किया था कि मदर ऑफ ऑल डील की अगर बात की जाए, काफ़ी हद तक क्या कुछ नया हम कर सकते हैं। परस्पर सहयोग जब यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है वहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा, तो स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत की जब अगर हम बात करते हैं विकसित भारत की, उसके लिए अपना सहयोग देने की बात भी यहाँ की और साथ ही अपनी प्रतिबद्धता जो है वो यहाँ उन्होंने जताई। फिलहाल ये बातचीत की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा से आप देख सकते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन और यहाँ पर स्वीडन के प्रधानमंत्री जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वपूर्ण बातचीत जो कि यहाँ देख सकते हैं हम कैसे ये एक गठबंधन जो है, ख़ासतौर से अगर कहा जाए कैसी एक साझेदारी जो है वो न सिर्फ वैश्विक विकास में और बल्कि वैश्विक समाधान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के प्रधानमंत्री, साथ ही उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात कई मायनों में अहम, हर तरीके से अगर देखा जाए काफ़ी सार्थक चर्चा, काफ़ी सार्थक बातचीत जो है वो हमने यहाँ पर देखी है। और उम्मीद यही कि इसका बड़ा लाभ जो है ना सिर्फ स्वीडन बल्कि भारत को भी मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से खास मुलाकात जो है वो हमने देखी है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में भारत जो जिस तरीके से प्रतिबद्धता भारत ने जताई है, या स्वीडन का भी कहना है कि हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है कैसे उसको हम दोगुना कर सकते हैं समय रहते, क्योंकि तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपार संभावनाएं हमें नज़र आती हैं। इन संभावनाओं को कैसे और बेहतर ढंग से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Of India, it's my honor to give you a warm welcome for the address of Prime Minister Modi today, for a Swedish business delegation, but also a European one. We gather here in Gothenburg with the European Roundtable of Industry, which has been in existence for more than 40 years, and which regroups today 60 industrial companies and only industries for a number of very various sectors, and that have been active not only in Europe, but over the decades have been active all over the world. And I think this moment is a seminal moment to celebrate something, which is the free trade agreement that was signed in January between the European Union and your country, Prime Minister. It's a thing which is an act which is of extreme rejoice to all of us and opens new opportunities. Now, in the 60 members that are all here today with us to listen to you, a lot of us have already invested in India since a long time. And we know how big the potential is and how good business is in India. And so today it is our pleasure to thank you for that free trade agreement, but also to invite you to the floor to deliver your address. And we are all ears to your address. Prime Minister, the floor is yours. Thank you very much.
great honor. Your Excellency, Prime Minister Christopherson, Your Excellency Ursula ji, Royal Highness, Volvo Group के President and CEO, यूरोपियन राउंड टेबल के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित यूरोप के प्रमुख बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर का इस राउंड टेबल में मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बैठक गोथनबर्ग में आयोजित की जा रही है। एक ऐसा शहर जो इनोवेशन के साथ साथ यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग स्पिरिट का एक जीवंत प्रतीक है। फ्रेंड्स, यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री जैसे प्रतिष्ठित मंच को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप में से कुछ मित्रों से मेरी पहले मुलाकात हुई है, कुछ से आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन एक बात निश्चित है, आप सभी किसी न किसी रूप में भारत से जुड़े हुए हैं। किसी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में है, किसी का R&D भारत में है, किसी का टैलेंट बेस भारत में है, किसी की सप्लाई चेन भारत से जुड़ी है और कोई भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज यह बैठक इस साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। फ्रेंड्स, आज भारत और यूरोप के संबंध एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। सरकारों के स्तर पर हमने एक एम्बिशियस और स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय किया है। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है। जैसे उर्सुला जी ने कहा था, यह वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी एग्रीमेंट ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है। इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को नई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दी है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन्स और इनोवेशन, इन सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोप साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को नई गति दे रहे हैं।
ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर हमारी सोच और प्राथमिकताएं समान है। यानी बिग पिक्चर देखें तो हमारे बीच गहरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। इंडिया एंड यूरोप आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स for a balanced, secure and sustainable world. लेकिन फ्रेंड्स, सरकारें केवल फ्रेमवर्क सपोर्ट और पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है। जमीनी स्तर पर असली बदलाव आप सभी के प्रयासों से ही संभव रहेगा। इसलिए आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का देश है। हमारी यंग पॉपुलेशन, एक्सपांडिंग मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन भारत की ग्रोथ को नई गति दे रहे हैं। पिछले 12 वर्ष में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है और सरकार की पॉलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स ने भारत को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ाया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से बिजनेस कल्चर में अकाउंटेबिलिटी आई। कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स ने मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाया। लेबर कोड्स ने कंप्लायंस को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा दी। एफडीआई रिफॉर्म्स ने अनेक सेक्टर को ग्लोबल कैपिटल के लिए खोला है। पीएलआई स्कीम्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर मॉड्यूल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स जैसे कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बनाया। हमने कंप्लायंसेस का बोझ कम किया है। हजारों आउटडेटेड रेगुलेशन समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है। डिजिटल इंडिया ने पब्लिक सर्विसेज को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। इस विषय में
मैं आपके सामने 5 सुझाव रखना चाहता हूं। पहला, टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरेंज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजैक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है। आप सभी भारत को ग्लोबल R&D हब बनाने में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, AI, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, ASML, NXP, SAP, कैपजेमिनी जैसे लीडर्स आज यहां मौजूद है। मैं आपको भारत के तेजी से विकसित हो रहे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत का विजन स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगली वेव भारत में को क्रिएट होनी चाहिए। तीसरा, ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी, अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। एनजी, टोटल एनर्जीज, शेल, यूमिकोर जैसी कंपनियां क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, ईवी और डीकार्बनाइजेशन में लीडर्स हैं। आप भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वॉल्वो, मर्स्क, एयरबस, साब, आर्सेलर मित्तल और हाइडेलबर्ग, इन सबके एक्सपर्टाइज भारत के ट्रांसफॉर्मेशन से सीधे जुड़ती है। सस्टेनेबल सीमेंट, ग्रीन स्टील, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इन क्षेत्रों में भारत और यूरोप की पार्टनरशिप वर्ल्ड क्लास आउटकम्स दे सकती है। पांचवा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस, एस्ट्राजेनेका, रोश, मर्क, फिलिप्स, नेस्ले और यूनिलीवर जैसी कंपनियों का भारत में पुराना संबंध रहा है। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। समय की सीमा के कारण मैं यहां उपस्थित सभी कंपनियों का नाम नहीं ले सका, लेकिन भारत के अवसर सभी के लिए हैं और मेरा निमंत्रण भी
आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, इन सुझावों के बाद मैं आपके सामने एक चैलेंज भी रखना चाहता हूं। क्या यहां मौजूद हर कंपनी भारत के लिए एक नया बड़ा कमिटमेंट कर सकती है? क्या हम अगले 5 वर्षों में भारत में शुरू किए जाने वाले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान कर सकते हैं? भारत सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी। हम इन सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करने के एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम साल में एक बार भारत यूरोप सीईओ राउंड टेबल का आयोजन कर सकते हैं। इसमें भारत और यूरोप की इंडस्ट्री बॉडीज को जोड़ा जा सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि ईआरटी के एक इंडिया डेस्क या इंडिया एक्शन ग्रुप भी बनाए। इसका मैंडेट सिंपल हो। जो कंपनीज भारत में है उनके एक्सपांशन को सपोर्ट करना, जो नई कंपनियां भारत में आना चाहती हैं उनके एंट्री फैसिलिटीज करना और बिजनेस कंसर्न्स का प्रोएक्टिव समाधान करना। फ्रेंड, भारत और यूरोप की पार्टनरशिप केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह साझा मूल्यों की पार्टनरशिप है। यह लोकतंत्र और विविधता की पार्टनरशिप है। यह ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की पार्टनरशिप है। यह इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज गोथनबर्ग से जो संवाद शुरू हो रहा है वह आने वाले वर्षों में भारत और यूरोप की इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का एक नया अध्याय लिखेगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इस समिट में मुझे आपके बीच अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका विशेष रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने संबोधन सुना। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्रीज को उन्होंने संबोधित किया और बताया कि कैसे तमाम वहाँ पर मौजूद जो दिग्गज कंपनीज हैं कैसे वो भारत से जुड़ी हुई हैं, किस तरह का रिश्ता उनका भारत से है। फिर चाहे R&D की बात की जाए, बतौर इन्वेस्टर उनको देखें, बतौर मैन्युफैक्चरर उनको देखें। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उनसे अपील भी की कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए वो भारत के साथ जुड़ सकती हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे अब आज के समय में भारत जो कि एक अगर देखा जाए सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था और वहाँ पर युवाओं की अगर
बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उन्होंने उसी वजह से उनको आमंत्रित भी किया कि भारत के साथ अगर आप काम करते हैं तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर तौर पर हमें नज़र आएगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यहाँ जिक्र किया रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, और ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से अगर देखा जाए वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ज़रिए हम ला सकते हैं, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमने यहाँ पर PLI स्कीम का जो लाभ है वो लिया है, अलग अलग सेक्टर्स का उन्होंने उसमें जिक्र किया, टेक्सटाइल की बात की जाए, ऑटोमोबाइल की बात की जाए, कैसे इसके ज़रिए एक बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ हमें नज़र आया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बताया कि कैसे अगर हम अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं वहाँ पर जो विकास है वो होता हुआ नज़र आया है। और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है, वो तमाम जो बड़ी बातें हैं वो आइए आपके एक बार साथ हम यहाँ साझा कर लेते हैं फिर से। इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि बैठक गॉथेनबर्ग में हो रही है और इसके साथ साथ एक नया अध्याय। आखिर में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आप सभी किसी न किसी रूप से भारत से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे मैन्युफैक्चरर हों, R&D करते हों, सप्लाई चेन हो, इन्वेस्टर हों। उन्होंने कहा कि बैठक इस साझेदारी को और मजबूत करने का एक अवसर है और उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोप साझेदारी एक अहम मोड़ पर है, एक अहम पड़ाव पर है, जहां इसको हम लगातार मजबूत कर रहे हैं। मदर्स ऑफ ऑल डील को जल्द पूरा करने की ज़रूरत है, जो कि हमने अभी हाल ही में इसको साइन किया था, इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत और यूरोप साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इसका जो असर है, इसका जो फ़ायदा है वो हम देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोप दोनों रणनीतिक साझेदार हैं और कैसे ये साझेदारी हर एक क्षेत्र में हमें नज़र आती है। विश्व की स्थिरता के लिए ये ज़रूरी है कि भारत और यूरोप मिलकर एक समाधान जो है वो पूरे विश्व को दे सकें। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत जो है, आपको भारत के साथ काम करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करने आया हूँ और कैसे भारत तेज़ी से विकसित हो रहे सिस्टम को अगर देखा जाता है, क्योंकि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ आगे बढ़ा है और इसका असर हमने देखा है, जो कि आज नज़र आता है। एक नया भारत आज हम देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, कैसे उसके ज़रिए एक बड़ा बदलाव जो है वो हम सब ने यहाँ पर देखा है। भारत की अगर बात की जाए, साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों की अगर जब हम बात करते हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं है और उसी वजह से भारत में निवेश के लिए उन्होंने तमाम जो यहाँ पर कंपनीज थी उनको आमंत्रित किया और साथ ही साथ बताया कि फिर चाहे हम तकनीक की बात करते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन की बात की जाए, क्लीन एनर्जी की बात की जाए, सभी के लिए भारत में अवसर मौजूद हैं और उन अवसरों को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ये जो हमारी साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, ये साझा मूल्यों की है, ये एक तरफा नहीं है, लेकिन यहाँ पर साझा मूल्य जो हैं वो नज़र आते हैं। भारत की विकास यात्रा से जुड़ने की प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपील की और बताया कि कैसे गॉथेनबर्ग से एक नया अध्याय जो है विकास का, वो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, जिसकी तमाम उम्मीदें जो हैं आज उस दौरान उन्हें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहीं और साथ ही साथ कई सुझाव जो हैं और एक चैलेंज जो है वो भी यहाँ पर दिया, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यूरोप की बात की जाए, स्वीडन की बात की जाए और साथ ही भारत को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।